मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ विधि द्वारा स्थापित सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने राजभवन में शपथ ले ली है और सम्राट बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री और बिहार के 24वें सीएम बन गए हैं। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण ने पूरे देश के सियासी समीकरण को बदल दिया है। दरअसल नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और दिल्ली की राजनीति की ओर रुख करना भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पावर शिफ्ट में से एक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से बिहार राजनीति जिस चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही है, वही चेहरा राज्य की सक्रिय राजनीति से हटता नजर आ रहा है। और इसी के साथ शुरू हो रहा है एक नया दौर, एक नई सियासत और एक नया सत्ता संतुलन, जहां सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि बिहार में एक युग परिवर्तन की औपचारिक घोषणा है। और यही वजह है कि आज सुबह 11 बजे का समय बिहार की राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ के रूप में दर्ज किया गया है। अब तक गठबंधन की राजनीति में जूनियर पार्टनर रही भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रही है। और यह बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि रणनीतिक नेतृत्व और भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं तो पिछले कुछ समय से यह अटकलें तेज थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अब जब उन्होंने राज्यसभा के जरिए दिल्ली का रास्ता चुना है, तो साफ है कि वे केंद्र में एक रणनीतिक भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। लेकिन सवाल है कि उनके इस फैसले से बिहार में किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलता नजर आ रहा है तो वह भाजपा ही है। अब तक नीतीश कुमार की छाया में काम करने वाली पार्टी को पहली बार खुलकर अपनी नीतियों को लागू करने का मौका मिलेगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा बिहार में अपनी जड़ों को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। दिलचस्प बात यह भी है कि सम्राट चौधरी वही नेता हैं जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया था। मंत्री पद से हटाना है। नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। क्या जवाब? और आज देखिए जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है। और आज वही नेता उसी कुर्सी पर बैठने जा रहा है। यह राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। लेकिन इसके साथ ही भाजपा के सामने चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि अब तक सरकार की किसी भी विफलता का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ा जा सकता था, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। और 2029 के विधानसभा चुनाव में जनता सीधे भाजपा से जवाब मांगेगी। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद विपक्ष एक बड़ा नेतृत्व शून्य पैदा हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है और वे खुद को बिहार के सबसे बड़े नेता और भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकते हैं। उन्हें अब नीतीश की रणनीतियों से जूझने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों, संगठनों की कमी है, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के कारण राजद के पास उतनी ताकत नहीं जितनी भाजपा के पास है। ऐसे में यह मुकाबला अब सीधा और दिलचस्प होने जा रहा है। वहीं अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान
जदयू को होता नजर आ रहा है, क्योंकि यह पार्टी हमेशा से नीतीश कुमार के केंद्रित में रही है और उनके हटने के बाद पार्टी में फूट की संभावना भी जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में जदयू के कई विधायक भाजपा राजद का रुख ले सकते हैं, जिससे पार्टी का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अहम राजनीतिक संकेत पहले ही मिल चुका था, जब अमित शाह ने पिछले साल अक्टूबर में चुनावी रैली के दौरान मंच से कहा था कि आप भरोसा रखिए, मोदी जी सम्राट चौधरी को बड़ा नेता बनाएंगे। अब आप भी सुनिए। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। बयान के बाद से ही यह कयास लगाए जाने लगे थे कि भविष्य में बिहार की कमान सम्राट चौधरी को सौंपी जा सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास ही रहा, लेकिन अब बदले राजनीतिक समीकरण के बीच सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य की राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब नजर डालते हैं इस नए राजनीतिक समीकरण पर, जहां बिहार देश का 16वां राज्य बन जाएगा, जहां भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा, एनडीए के नेतृत्व वाला, या 21वां राज्य होगा। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि देश की राजनीति में भाजपा किस तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है और कैसे छोटे भाई की भूमिका वाले दल धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है, वह है शपथ ग्रहण समारोह की रणनीति। बताया जा रहा है कि शुरुआत में सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा, खासकर आने वाले चुनाव के मद्देनजर। कुल मिलाकर अगर इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं तो साफ है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां नीतीश युग का अंत है और भाजपा के नेतृत्व का उदय साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह बदलाव कितना स्थायी होगा और इसका असर आने वाले चुनाव में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार की सियासत अब पहले जैसी नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में यहाँ और भी बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।